तो राजीव कुमार जो कि लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं विज्ञान भवन से, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके जवाब दे रहे हैं कि क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, ये सब बता चुके हैं। लेकिन ऐसे में हमारे पास भी एक बड़ा पैनल है हमारे स्टूडियो में, उनके पास जल्दी से चलेंगे। जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि 7 चरणों में ये चुनाव कराया जाएगा, 7 चरणों में। और जो तारीख है वो भी आपको हम बता दें, 19 तारीख को पहले चरण में वोटिंग होगी और साथ ही 26 तारीख को दूसरे चरण में वोटिंग होगी, 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी, 4वें चरण की जो वोटिंग है वो 13 मई को कराई जाएगी, 5वें चरण की जो वोटिंग है वो 20 मई को कराई जाएगी, 6ठे चरण की जो वोटिंग है वो 25 मई को कराई जाएगी, 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को, और साथ ही काउंटिंग मतगणना का वो दिन जिसका पूरे देश भर को इंतजार होगा वो 4 जून होगा। सबसे पहले क्या कहेंगे हमारे साथ जो पैनल बैठे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आसिफ जी बैठे, जल्दी से आसिफ जी क्या कहेंगे? चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, आज से चुनाव डिक्लेयर कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ में ले लिया है। अब उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से निष्पक्षता के साथ, बड़ा अच्छा बोले थे राजीव जी, निष्पक्ष के साथ जवाब देंगे। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि मैंने 8 महीने से किसी अपोजिशन पार्टी को टाइम नहीं दिया। उन्होंने बाकी बहुत सारी बातें बोली जो उनको मुफीद लगी, जो उनको चुभ रही थी, वो बोलने में उन्हें दिक्कत महसूस हुई। तो अब चुनाव डिक्लेयर 19 तारीख को पहले, अभी तो कम से कम सर मैं उन्हीं की बात का स्वागत करता रहा हूँ, और इससे बड़ा स्वागत कैसे करूं? इस तरीके से देखो स्वागत कर दिया जनता ने, से हम भी स्वागत कर रहे हैं कि चुनाव होने जा रहा है। आज से इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान की जनता का सुपरिय हो गया है। उन्होंने तो खुलकर एक बातें कही हैं कि हर चीज पर हमारी पैनी नजर है, चिंता ना करे कोई पार्टी, खुल के तो वो बोल रहे हैं। और क्या आपको सुनना? पैनी नजर उनकी नजर आ जाएगी, चुनाव होगा अब आ जाएगा सामने। जब लोग उनके जो लोगों के अलग अलग अनाप शनाप भाषण आएंगे, उल्टी सीधे चीजें करेंगे, त्योहारों पे उल्टे सीधे हंगामे करेंगे, उस पे इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है मालूम हो जाएगा सबको। इसका भी तो इंतजार कीजिए ना। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी तो हैं, उनका भी जिक्र किया है राजीव कुमार ने। कहा हमारे साथ इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स जो होंगे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। यूथ वोटर्स के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि इस बार 1.82 करोड़ यंग वोटर्स होंगे जो इस बार वोट करेंगे। जल्दी से आलम बयान जी क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं देख रहा था कि जैसे नए वोटर के बारे में जिक्र किया, और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि जो ईवीएम पर प्रश्न उठते हैं उसके लिए बकायदा किताब तैयार की गई चुनाव आयोग के द्वारा। FIQ को उन्होंने नाम दिया है और पूरी किताब के अंदर ईवीएम में क्या खामियां, जो भी प्रश्न आते हैं उन 3 प्रश्नों के 30 प्रश्नों के माध्यम से उस किताब को तैयार किया गया है। तो जाहिर सी बात है, नए जो मतदाता हैं जो नए चुनाव में पार्टिसिपेट लेंगे, युवाओं के लेकर भी बातें बोली है कि युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और मैं मानता भी हूँ कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक जो लोकतंत्र का जो उत्साह होता है, लोकतंत्र का एक उत्सव जो होता है वो चुनाव ही होता है। चुनाव इज द फेस्टिवल ऑफ द डेमोक्रेसी। तो उसका एक बहुत बड़ा संगनाद आज हुआ है और हम देख रहे हैं लगातार जैसे राजीव कुमार जी बहुत सारी लंबी एक पीसी थी। ठीक है निपुण जी, आते हैं आपके पास। के शर्मा जी, तब एक कमेंट आपका भी चाहेंगे इस पे, क्योंकि इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ लेकिन अभी आसिफ जी को भी आपने सुना होगा। देखिए अभी मैं राजीव कुमार जो इलेक्शन कमीशन के जो है हेड है, उनके द्वारा जो चुना गया, मैं बहुत ही प्राइमरी पैसा देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही सही बात जनता को बताई है। और जिस तरह से उन्होंने निष्पक्ष चुनाव करने की जो तरीके जो बताए और जिस तरह से बोले वो बहुत ही अच्छा है। और इसके लिए बस एक चीज़ उसमें बोलना चाहता हूँ कि जो ये जिस तरह से देश में यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के यदि अपने प्रधानमंत्री को बनाता है तो वो प्रधानमंत्री जो पार्टी का ना होके वो देश का हो जाता है। ठीक उसी तरह इलेक्शन कमीशन के जिस तरह से बनाने की पावर तो हालांकि भाजपा पार्टी के पास है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि अब बन गए हो, अब उनके गुलाम नहीं रहना है। जो काम हो गया अब निष्पक्षता से आप अपनी बातों को ऐसा दिखाओ कि जैसे TN सेशन एक जमाने में एक इलेक्शन कमीशन अपने पावर को दिखाते थे, वो मैं उम्मीद करूंगा कि राजीव कुमार जी से भी यही उम्मीद करूंगा। ठीक है, आपको जल्दी से अपडेट अपने दर्शकों को हम बता दें। इस बार जो रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे उनकी संख्या है 97 करोड़। ये रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 10 यानी कि 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस इस बार चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें 1.5 लाख ऐसे चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिसर्स होंगे जो पूरे चुनाव को कंडक्ट करेंगे। 55 लाख ईवीएम्स लगाए गए हैं और इस बार पहली बार जो बुजुर्ग हैं, 85 साल के ऊपर के लोग हैं जो घर से बाहर जाकर वोट नहीं कर सकते, उनके लिए
12D फॉर्म्स हैं, घर पे ले जाके फिल कराया जाएगा और उसे चुनाव के तौर पर आपने किसे वोट किया वो गणना की जाएगी। ये देश में पहली बार किया जा रहा है। जो डिसेबल है, 85 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, नहीं निकल सकते घर से, उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। आसिफ जी, अब चुनाव के ऊपर तो आप नहीं आरोप लगाएंगे ना? आपको बार बार चुनाव आयोग कह रही है कि आपके घर के नीचे पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के रेडिएशन में बनाए, कम से कम घर से उतरिए, वोट तो करिए। फेक न्यूज पे उन्होंने कहा है, सोशल मीडिया के दुष्प्रचार पे कहा है, कंट्रोलिंग सिस्टम पे बात किया है। देखिए, देश की जनता निकलेगी वोट डालने के लिए। अपील करते हैं हर वोटर से, बड़ी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वोट डाला जाए। ऐसा वोट डाला जाए कि वोट की आवाज दूर तक नजर आए। एहसास हो सरकार को अपने घमंड का, किस तरह घमंड से वो बात बोलती है। देश के प्रधानमंत्री घमंड की बात करते हैं, इस पे वोट डाला जाए। बेरोजगारी पे निकल के वोट डाला जाए, महिलाओं के सम्मान पे वोट डाला जाए, और महंगाई के खिलाफ जो चल रहा है, जिस तरीके से महिलाओं को 1100 रुपये सिलेंडर खरीदना पड़ा और चुनाव देखते हुए उसके ऊपर पैसे कम करने पड़े। परसों ही पेट्रोल डीजल के ऊपर जो 1.5 साल से पैसे कम नहीं कर रहे थे, चुनाव को देखते कम किए गए। देश की जनता को जो ठगा हुआ महसूस कर रही है, उस पे आके वोट डाले और बड़ी तादाद में आके वोट डाले। बहुत कम समय रह गया है और साथ ही 19 अप्रैल से पहले चरण की चुनाव है। तैयारियों के बारे में तो बता दीजिए आसिफ जी, कितने तैयार हैं आप? इंडिया गठबंधन पूरी तरह तैयार है चुनाव के लिए। पहले चरण में वोट तैयार कितनी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी हर तरीके से तैयार, हर कार्यकर्ता जमीन पर तैयार है। वो बात कह रहा है, आज सबसे बड़ा जो सवाल है देश के सामने वो महंगाई का और बेरोजगारी का है। उस आवाज को कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस पूरी तरह उठा रहा है और जनता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में यही है। और जनता इसी मुद्दे पे घर से बाहर निकलेगी और देश की नई सरकार को चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट से बाहर निकालेगी। आशिफ जी आते हैं, शत्रुपा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की। शत्रुपा जी आपके पास आ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका। चुनाव का ऐलान हो गया है एक बार फिर से, 7 चरणों में वोटिंग हो रही है, पहली प्रतिक्रिया? अभिषेक जी, प्रीति भोजन को नमस्कार। नमस्ते। ऑल द पैनलिस्ट। पहले तो एक बात मैं एकदम क्लियर कहना चाहती हूँ कि हमारे तरफ से, बीजेपी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, खास तौर के राजीव कुमार जी को। उन्होंने एकदम बहुत पॉजिटिव नियत दिखाया है, पॉजिटिव अटेम्प्ट जो है उन्होंने एकदम पूरा का पूरा स्लाइड दिया है। तो जो एक तो पूरा उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिखाया है, उसके बाद उन्होंने जो प्रॉब्लम्स होता है 4 M's बोल के जो एकदम क्लियर कहा है, उनका मुकाबला कैसे करना है 5th M। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम क्लियर पिक्चर दे दिया। अभी जानकारी ये लेना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा डेट में पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मैप्स देख के और स्टेट्स देख के पता चला है। थोड़ी देर में वो सारी चीजें हम आपको खुद बता देंगे। अभिषेक जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद सर। सर, पहली प्रतिक्रिया चुनाव के ऐलान पर? सर देखिए, चुनाव की तारीख ऐलान हो चुकी है। अब सभी पार्टियां अपने अपने जोर शोर से अपने लिए मेहनत से जुट जाएंगी। चुनाव का परिणाम बहुत पॉजिटिव आएगा, बहुत अच्छा आएगा। जो पहले वोटर्स होंगे, जो नए वोटर्स बने हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि किस सरकार को चुनना है, झूठ की सरकार को चुनना है या सच की सरकार को चुनना है। क्योंकि इस बार जो वोट होगा, जो वोट पड़ेंगे, वो सभी बेरोजगारी के नाम पर होंगे, किसानों के नाम पर होंगे। लेकिन आप तो ईवीएम पे लड़ रहे हैं सर। देखिए, वो तो एक अलग चीज है, ईवीएम का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसके लिए कुछ नहीं किया सकता। लेकिन ये वो ग्राउंड की चीजें हैं जो जनता की आवाज है, जो जनता की परेशानियां हैं। क्योंकि युवा बहुत ज्यादा परेशान है सरकार से, किसान इस सरकार से परेशान है, महिलाएं सरकार से परेशान है। जैसे कि अभी मैं सुन रहा था कि अभी पेट्रोल के दाम कितने लंबे समय से टिके हुए थे एक अमाउंट पर, अचानक से उसको 2 रुपए घटा दिया गया। आता हूं शत्रुपा जी, मुझे लगा नहीं कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और जनता को कहीं ना कहीं तक इस बात समझ में आ चुकी है कि जो गलती उनसे पहले हो चुकी है, वो गलती को दोबारा से नहीं दोहराएंगे। यही तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि पिछले 75 सालों में भारत की जनता ने जो गलती की है वो इस बार फिर से ना दोहराएं। विकसित भारत बनाने के संकल्प को देशवासी पूरा करें। और इसी के साथ 19 अप्रैल से पहले चरण का चुनाव भी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव हमारे साथ जुड़ गए। इंडिया अलायंस के साथ आपका गठबंधन है और तैयारी इस बार
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग की आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन इस बार कैसा प्रदर्शन करने वाला है लोकसभा चुनाव में? सरकार द्वारा की गई जितनी भी गतिविधियां अभी तक आपने देखी है, सारी गतिविधियां ऐसी रही हैं जो सरकार लोकतंत्र की आत्मा को खत्म करने के लिए किया है। और उन्हीं गतिविधियों में जो सबसे बड़ा जो लोकतंत्र की आत्मा जिसको कहते हैं वो होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को मतलब न होने देना। और मोदी सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को रोका जाए। कैसे रोका जाए, इसी क्रम में उसने तमाम मतलब इलीगल काम किए हैं। और उस कामों में एक है 2 मार्च 2023 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा इसी मोदी सरकार ने, और अपने मनमाफिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का बिल लेके आई। जो सुप्रीम कोर्ट की मतलब जो वर्डिक्ट था उसके खिलाफ उसने इतना बड़ा कदम उठाया। दूसरा, उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश किया। देखिए उसने अभिषेक जो जी है से मैंने अशोक जी मुद्दे के बारे में पूछा था, फिर आप उसी में उलझ रहे हैं, मकड़जाल वो जिसका असर जनता पे नहीं हो रहा है। जी मैं आ रहा हूँ। देखिए, उसके बाद भी सरकार को नहीं हजम हुआ तो उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को ला करके देश में, और किस तरह से गिव एंड टेक का फार्मूला लाया। तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें ठेका देंगे, ठीक है, तुम हमें पैसा दो, हम ठीक तुमको है काम सर, देंगे। आपसे जवाब लेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, और अब 19 तारीख पहला चरण होगा जब आप लोकसभा चुनाव के लिए वोट करेंगे। लेकिन इसे बीच मैं आपको बता दूं असेंबली पोल्स भी होंगे। 26 असेंबलीज हैं जिसमें बाईपोल्स कराए जाएंगे 3 चरणों में। ये दोनों ही चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, और साथ ही बड़े पैनल के साथ एक बार फिर से डिस्कशन में हम लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज इंडिया पर। लेकिन सबसे पहले स्वागत हमारे आज के खास मेहमान अनिल अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। सबसे पहले स्वागत आपका। और सर, 7 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई है, 7 चरणों में चुनाव किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें एक एक करके तमाम जो बड़े दिन होंगे 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक ये चुनाव करा लिए जाएंगे। 4 जून को काउंटिंग डे है, क्या कहेंगे सर? पहली प्रतिक्रिया आपको आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप ही से सवाल है। जी, मैं चुनाव आयोग द्वारा जो आज चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गई है, मैं उसका अपनी ओर से स्वागत करता हूं। और हिंदुस्तान के जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके महापर्व पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन चुनावों के मंथन के बाद भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा। कई वर्षों में अगर पिछले 2-3 चुनाव में देखा जाए तो वही 7 फेजेज में चुनाव हुआ है। इस बार भी 7 फेजेज में चुनाव हो रहा है। और जिस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरा डिटेल्ड चुनाव का कार्यक्रम समझाया है, चुनाव आयोग ने क्या क्या तैयारी की हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, वो भी पूरा बताया गया है। मैं सभी मतदाताओं से अपील भी करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन विपक्ष का एक गंभीर आरोप है कि 7 फेजेज में इलेक्शन की जरूरत क्या पड़ती है। ये सवाल हालांकि सीईसी से भी पूछे गए। इसके अलावा ईवीएम का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है। नहीं, देखिए 2014 में जब चुनाव हुआ उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, है ना, और उस समय भी 7 फेजेज में हुआ था। उसके बाद 19 में भी 7 फेजेज में हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ट्रांसफ़र है, जो सरकारी मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह जाती है फेयर इलेक्शंस के लिए, फ्री इलेक्शन कराने के लिए, ये आवश्यक है कि चुनाव भले ही 7 फेजेज में हो रहा हो, 8 फेजेज में भी हो, लेकिन चुनाव की में महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्री एंड फेयर हो। तो चुनाव आयोग ये समझता है कि जितना फोर्स अवेलेबल है, जितने ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, उनको
प्रॉपरली डिप्लॉय किया जा सके, इसलिए उन्होंने पूरा कार्यक्रम किया है। लोकसभा के साथ साथ 4 स्टेट असेंबलीज भी हैं और लगभग 100 करोड़ के आसपास हमारा मतदाता पहुंच गया है। तो ये आसान काम नहीं है। 7 फेजेज में करने का कोई, मुझे लगता है जो आवश्यकता है उसके अनुरूप किया गया है। और 7 फेज में हो, 6 में हो, 8 में हो, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव फेयर हो, फ्री हो। उसी के लिए तो विपक्ष का आरोप है कि ये ईवीएम वाला चुनाव कभी भी फेयर नहीं हो सकता है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ईवीएम हटाइए, बैलेट वापस लाइए। नहीं, देखिए ऐसा है ना, इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरी चीज़ें क्लियर कर दी है। जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, और जब ये चुनाव हार जाएं तो ईवीएम गलत है। ईवीएम में हर ईवीएम का नंबर कैंडिडेट्स को दिया जाएगा और जितना विस्तृत रूप से बताया गया है उसके बाद इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई गुंजाइश बचती नहीं। तमाम एक सेकंड के जी, अब मैं आती हूँ आपके पास। पॉलिटिकल पार्टी द्वारा चुनावी रैलियों में और साथ ही जिस तरीके से कटाक्ष किया जाता है या फिर जो भाषाएं बोली जाती हैं उन पर भी चुनाव आयोग ने कहा है कि सख्त रुख अपनाया जाएगा, उसका उल्लंघन ना करें। जो एक दायरा है और जो एक नीति जो तत्व होते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, उनका उल्लंघन ना करें। लेकिन देखा जाता है अमूमन कि चुनाव में तमाम तरीके के जो बैरियर्स होते हैं वो चुनावी पार्टियों द्वारा तोड़ दिए जाते हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं सभी से अपील करूंगा कि संयम बरतें और जो भी आप कह रहे हैं उसको मर्यादित भाषा में बोलें, और ये बात सभी पे लागू होती है। और मुझे लगता है अगर हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता, कार्यकर्ता इसका पालन करेंगे तो बेहतर होगा, सभी का सम्मान बचेगा और एक स्वस्थ और सुंदर वातावरण में चुनाव हो पाएगा। सर, हमारे साथ एक बड़ा पॉलिटिकल पैनल भी है, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। के शर्मा जी है हमारे साथ, पूछिएगा सर। मैं ये अनिल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है आपने कहा कि आप जब चुनाव जीतते हैं और तो आप कहते हैं सब ईवीएम सही है, मैं मानता हूँ कि, बट ये भी तो हो सकता है कि 4-5 राज्यों में एक राज्य दे दो पहले और फिर बाकी के जो 4 राज्य चुनाव हुआ वो भी ले लो। दूसरा सवाल मेरा जो है कि आप देखिए सारे लोग अपील किया, आपने जन मतदाता से अपील की, लेकिन आप हर पार्टी और हर कैंडिडेट सबसे पहला अपील चुनाव आयोग से यही करता है कि आप पे चुनाव जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र किया जाए, ईमानदारी से किया जाए, किसी का दबाव में न किया जाए। ये अपील किसी भी आपके पार्टी के प्रवक्ता ने अभी तक नहीं किया, ये अभी तक है। आपने मतदाता से अपील किया। अच्छा, जवाब तो देने दीजिए, इतना बड़ा सवाल थोड़े होता है। के शर्मा जी जल्दी से, अग्रवाल साहब जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको चुनाव आयोग पे पूरी तरह भरोसा है और हम ये मानते हैं चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी चुनाव आयोग की, आपने देखा 3400 करोड़ रुपया कैश जो है रिकवर हुआ है विभिन्न स्टेट्स में विभिन्न पार्टियों द्वारा। अगर चुनाव आयोग अपना काम बखूबी नहीं करता तो इतनी बड़ी धनराशि, और जो पुराने इलेक्शंस का अगर कंपेयर करें तो उसमें ये धनराशि कहीं ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग अपना काम कितना बखूबी कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो मेरे मित्र ने जिसने सवाल पूछा है ईवीएम पे, ईवीएम को बाकायदा रखा गया था पब्लिकली और इलेक्शन कमीशन की तरफ से आह्वान किया गया था कि आप आके इसको चेक कर लें और अगर आपको कहीं इसमें कोई दिक्कत नज़र आ रही है तो हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं इसका जवाब देंगे। उस समय किसी ने भी इसके बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की, ना किसी ने उसमें कोई कमी बताई। तो आरोप लगा देना ये तो ठीक नहीं है। अगर कोई कमी है तो आप खुल के बताइए। और अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो मुझे लगता है माननीय न्यायालय के बाद स्पष्ट कर देने के बाद कुछ भी किसी भी व्यक्ति की कांग्रेस तो इस बार इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। कांग्रेस तो इसे चुनावी मुद्दा बनाने के माननीय आता हूं अनिल जी फिर से आपके पास, लेकिन कांग्रेस तो इसे चुनावी मुद्दा बनाने कांग्रेस को अपनी स्थिति कांग्रेस को अपनी स्थिति का एहसास है। जो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी आज 100 से कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो वो तो अपनी हार इलेक्शन से पहले ही मान गई हैं।
मैं आसिफ उत्तर जी। प्रदेश से आता हूं, जो मात्र एक सीट श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास थी, वो सीट भी उन्होंने अपनी छोड़ दी है। तो वो खुद ही मान चुके हैं कि इस चुनाव में वो बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। ये आप कह रहे हैं, देश की जनता ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी जो ठगा है 14 के बाद में, उसका जवाब देश की जनता आपको देने जा रही है। वो इस तरीके से आपने कहा था 15 लाख रुपए आ जाएंगे, नहीं आएंगे। आपने कहा स्विस बैंक से काला धन आएगा, स्विस बैंक से तो नहीं आया, लेकिन एसबीआई ने आपके काले धन को छुपाने के लिए कोर्ट में कहा कि हम 30 जून के बाद हिसाब देंगे। वो तो भलाओ सुप्रीम कोर्ट का, जिसने आपको लाके कटकड़े में खड़ा कर दिया, और आपने ये साबित आसिफ कर जी, दिया उसी कि सुप्रीम कोर्ट का आप भला ये तो करेंगे ना कि नहीं, हम क्या political ईवीएम party से पे जब- जी। ईवीएम पे नहीं, उसी मैं सुप्रीम दोनों कोर्ट ने दो- बोला आप है, इसको भी किसी तो बोलो दूसरे ना। सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ नहीं, वो किसको इलेक्टोरल बोलूंगा? पे जो इलेक्टोरल इलेक्ट्रो बॉन्ड को पे लेके बीजेपी सुप्रीम को भी कोर्ट ने बोला, पैसे मिले, कांग्रेस को भी भारतीय जनता मिले, पार्टी टीएमसी पूरी तरह सभी को मिले। एसबीआई के साथ खड़ी रही कि 30 जून को जवाब दिया जाए। वो तो कोर्ट ने कहा 15 से पहले इसको डालिए, और डालने के बाद नतीजा ये निकला, जिस अधिकारी ने अभी ईडी ने यूनिक CBI आईडी- ने यूनिक आपके आईडी यहाँ छिपाई रेड गई मारी, है। उसने आपके भारतीय जनता पार्टी के फंड में पैसा जमा किया, तमाम इलेक्ट्रो बोर्ड। आपने कहा पैसे दो ठेका लो, पैसे दो ठेका लो, यानी कमीशन दो, और भाजपा ने सरकार चलाई। इसीलिए आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी फांसी तौर पे है। इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, वो हयात होटल से छोटा कार्यालय है। भारतीय जनता आपके पार्टी- कमरे हयात होटल से छोटे हैं। ये वही पार्टी है जो अपने आप को कहती थी अब गरीब अनिल आदमी जी की इसका पार्टी रिप्लाई कर रहे है। हैं, आज सुन गरीब लीजिए। आदमी नहीं, वो मालदार की पार्टी है। अच्छा, आज गरीब जनता अनिल जी हाहाकार में इसका है, रिप्लाई कर रहे हैं। गरीब अच्छा, है, परेशान है। सुन प्रवक्ता लीजिए। प्रवक्ता को अनिल जी इसका रिप्लाई कर रहे हैं। अनिल जी कर रहे हैं, ठीक है, अनिल जी कर रहे हैं। अनिल अग्रवाल जी जवाब देखिए, दीजिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, इलेक्शन में तो पैसा पहले भी लगता था ना, ऐसा तो है नहीं इलेक्शन में पैसा नहीं लगता था। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक बेहतर स्वरूप दिया, और कल माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने कॉन्क्लेव में हर स्थिति स्पष्ट कर दी। भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला, ये बात ठीक है, लेकिन बाकी पार्टीज को भी मिला। अगर प्रो रेटा आप चंदे उसको से कोई कैलकुलेशन दिक्कत करें, नहीं है, दिक्कत तो उस चीज से भारतीय है कि जनता ईडी पार्टी की को सीबीआई 6000 रेड मिला के है। बाद में उन लोगों ने आपको आप बीच में ना बोले, मैंने आपकी बात धैर्य से सुनी है। आप ओवरलैप नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, पूरी बात धैर्य से सुने, के बाद में आपको आसिफ जी चूक दिया एक उसने। सेकंड रुक जाइए, जी, नहीं ऐसे नहीं, ओवरलैप सुन मत लीजिए, कीजिए, वो प्लीज रिप्लाई कर रहे हैं। ओवरलैप मत कीजिए। उन्होंने आपकी राज्यसभा बात सुनी, सांसद हैं, एक गंभीरता से आपकी मर्यादा बात सुनी, मर्यादा गंभीरता से आपकी मर्यादा बात सुनी और उसको रिप्लाई जवाब कर देने रहे हैं। दीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब जवाब नहीं, आसिफ जी जवाब जवाब सुन दे लीजिए, जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जितना पैसा मिला है, उसी 303 सांसद हैं, आपके सांसद हैं 54, आपको भी तो पैसा मिला है। तो क्या आपको उस तरह से पैसा मिला है? जिसकी जिस पार्टी में आस्था है, जहां जो मानता है उसने चंदा दिया है। आपकी भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें, तमिलनाडु आपका अलाई है, वहां भी तो चंदा मिला है, उड़ीसा में भी कंपनियों पे मिला है, छापा तेलंगाना पड़ा है। में भी मिला है, अनिल सर, हर अनिल जगह सर, मिला मैं है। अनिल सर जवाब दूंगा। और ठीक मैं है, तो बात इसका करूंगा। स्वागत कंपनियों करता हूं पे कि छापा कम से पड़ा है, कम चीजें उस स्पष्ट कंपनी हुई का हैं। छापा रोक के फिर बाद में उसके पैसे आए, मुझे उस पे सवाल है। चंदे पैसा पे किसी चंदे को पे कोई नहीं दिक्कत सवाल है। नहीं ना, एक किसी सेकंड। पॉलिटिकल पार्टी को। आज सिर्फ आज दिक्कत आज इतनी सी है आज चुनाव कि आप आयोग ये ने बताइए, जिसके तारीखों का ऐलान आईडी किया की है, रेट पड़ी, तारीखों के उसने ऐलान चंदा कैसे दिया भारतीय जनता तारीखों के ऐलान में डॉक्टर सतरूपा हमारे साथ है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में छठे चरण यानी कि 25 मई को चुनाव उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, उड़ीसा में कराए जाएंगे। किस तरह की तैयारियां, खासकर बंगाल में डॉक्टर सतरूपा? जी प्रीति, पहले तो बात ये मैं कह दूं कि 7 फेजेस में इलेक्शन जो हो रहा है देश भर, हर 7 फेज में ऑल द फेजेस वेस्ट बंगाल इज गोइंग इन गुड। तो इस ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से सेंट्रल फोर्सेस पहले से भेज दिया हुआ है। और आपको याद होगा कि कश्मीर से ज्यादा सेंट्रल फोर्स इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के लिए रखा है। ठीक मेरा है, voice एक echo हो रहा है। सेकंड शत्रुपा जी, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। अनिल अग्रवाल जी का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा, उनके पास वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। शत्रुपा जी अब बोलिए। हाँ जी अभिषेक, यह है कि इतना वायलेंस पश्चिम बंगाल ने देखा है पिछले 4 इलेक्शन में, लोकसभा, विधानसभा और हाल ही में 2 पंचायत इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन खुद इसका बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स लिया
किया है। हमारा बहुत सारे कंपनी का सेंट्रल फोर्स अभी यहाँ पे मौजूद है, बहुत जगह में रूट मार्च कर रहा है और हर पार्टी के साथ ऑल पार्टी मीटिंग अलग अलग से किया हुआ है इलेक्शन कमीशन। और आज जो इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इतना सुंदर कहा है कि आज अभी से एमसीसी शुरू हो जाता है, मानो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाता है। तो नो हेट स्पीच, नो कोअर्सिव स्पीच, कोई उत्साहजनक कोई स्पीच नहीं दिखा। लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि आपका स्टूडियो में शुरू हो गए लोग। पश्चिम बंगाल में तो लोग बैठे हैं शुरू करने के लिए। तृणमूल ने सुबह से बोल रहा है कि 7 फेज बोले। देश को पालन करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में पूरी तरह से सकारात्मक भाव से भागीदारी करती है और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। सामाजिक सद्भाव के साथ जनता के विश्वास को जीतने का प्रयास करना चाहिए। चैलेंजिंग है सर 2024 एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने को प्रधान सेवक कह के सेवा के भाव से काम किए हैं और जो कहे हैं वो किए हैं। जो गारंटी उन्होंने जनता को दी, जो विश्वास उन्होंने दिलाया, उस विश्वास पर उन्होंने खरा उतरा है। जनता इस मेहनत का फल भी देगा। सीट शेयरिंग का तो हो जाएगा सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनडीए में पूरी तरह से लोग गौरवान्वित है कि हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी और उनके नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। एक मिनट की घोषणा हो गई है चुनाव। विजय सिन्हा सुन रहे थे, चुनाव में जीत हासिल होगी, एक तरफा जीत हासिल करेंगे। शत्रुपा जी बोलिए। नहीं, मैं यही कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में इतना एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया है, तो ये तो बहुत ही बंगालियन होने के नाते, पश्चिम बंगाल के रेसिडेंट होने के नाते मुझे शर्म भी आ रहा है। लेकिन ये आश्वासन पूरा ममता बनर्जी तो परसों चोटी लोग गई थी। ममता बनर्जी तो दीदी इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है कि आप शत्रुपा जी से निश्चित होके वोट दे सकते हो। शत्रुपा जी 7 फेज में वोटिंग होगा और सेंट्रल फोर्स शत्रुपा जी मौजूद रहेगा वहाँ। अभी 2 दिन पहले तो चोटी लोग गई थी ममता बनर्जी, उसका भी आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पे। कह रही हैं कि बार बार ऐसा जब भी चुनाव होता है उनके पीछे ही आप लोग पड़ जाते हैं। नहीं, ये तो मैंने कल बहुत संवेदनशील से मैं जब बात किया था, मैंने बोला था कि घर में उनका इंजरी हुआ है, वो एकदम मैंने हेडलॉन्ग शिपे एकदम डाउनवर्ड, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है। तो यहाँ पे जो चोट लगी है तो ममता बनर्जी मैंने मुख्यमंत्री होने के नाते ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि उनका जो जेड का सिक्योरिटी है और जेड का सिक्योरिटी है और उनका साथ जो रहते हैं, मैंने वो तो घर में हुआ था, उनका फैमिली मेंबर वो लोग कहाँ थे। तो ये हम हमारे तरफ से एक पैनलिस्ट है हमारे साथ, शत्रुपा जी सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं कृष्णकांत शर्मा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ शत्रुपा जी प्लीज। मैं देखिए जिस तरह से संविधान, लोकतंत्र, सभीयों की धज्जियां उड़ाई गई, मुझे लगता है कि आज खास तौर से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा पर्दाफाश हुआ है और उसमें पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से एक आधुनिक भ्रष्टाचार का जाल जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बछाया गया। मुझे लगता है कि ये सब जनता देख रही है और जनता के पास अभी तक अपनी आवाज़ उठाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। लोग सड़क पर आए, लाठियां चली, कीलें बिछाई गईं, लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे। मीडिया में अगर आवाज़ उठाते तो आवाज़ बंद कर दी जाती थी। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का जो पर्व है चुनाव, वो जनता को अपने दिल की आवाज़ को व्यक्त करने का बड़ा माध्यम है और जनता इसमें बदलाव करेगी। दिल्ली आम आदमी पार्टी का क्योंकि कल आप लोगों ने शुरुआत की, आप यहाँ के कन्वेनर हैं, दिल्ली के लिए क्या तैयारियां, क्योंकि गठबंधन में पहली बार कांग्रेस के साथ आप चुनाव। देखिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है और उसके लिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस ने कई
3 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। आप लोग का कहना था कि सामंजस्य के साथ कैंपेन करेंगे, लेकिन जहाँ कैंडिडेट ही घोषित नहीं, कैसे मुझे लगता है कि पर्याप्त समय है। जिस तरह से छठे चरण में दिल्ली का चुनाव है, इलेक्शन घोषित हो गया है, मुझे उम्मीद है कांग्रेस भी जल्दी ही कैंडिडेट घोषित करेगी और हम मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, कैंपेन कब से शुरू करेंगे? अरविंद केजरीवाल कब से जाएंगे? कैंपेन तो हमने शुरू। ठीक है, तो हाँ शत्रुपा जी, मेरा जो सवाल था ये था कि देखिए, भारतीय इलेक्शन कमीशन कितना निष्पक्ष है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कम से कम भाजपा और जितने भी कांग्रेस पार्टी, सभी पार्टियों से उम्मीद करते हैं कि देखिए, जो चुनाव का जो तारीख रखा गया है वो 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। 17 अप्रैल को रामनवमी है। अब बंगाल इस चीज के लिए हमेशा फेमस रहा है कि वहाँ पे सांप्रदायिक दंगा और जो खासकर जो झांकियां जो निकलती है। अब देखिए, हिंदू वाहिनी सेना है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, जिस तरह से प्रोटेस्ट जो होता है, जो झांकियां होती है रामनवमी में, जो लाठी डंडे तलवार, जिस तरह से, इस तरह के जो मैं उम्मीद करूंगा कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 17 तारीख को कम से कम ऐसी घटना न घटे। और साथ साथ मैं इलेक्शन कमीशन से भी अपील करूंगा कि कम से कम 17 अप्रैल को कुछ ऐसी घटना जहांगीरपुरी की तरह, जैसे दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुआ था, ऐसी घटना ना घटे। तो क्या मतलब आपके अनुसार क्या रामनवमी ना मनाए? नहीं, रामनवमी मनाया जाए, झांकियां ना लेकिन निकाली चुनाव नजदीक है और जिस नहीं, तरीके से लाठी डंडे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा अभिषेक, हुआ है कि आप प्रोटेस्ट करें विदाउट आर्म्स। मुझे बड़ा अच्छा लगता झांकियों में आपको कहाँ लाठी डंडे और तलवार दिखती है? अभिषेक जी, रामनवमी में देखना पूरे देश। अभिषेक जी क्या था, पताका अगर होता है थोड़ा सर, पताका होता है। लाठी डंडे हॉकी फिर स्टिक, अरे सर, फिर वही चीज है, ये एक पक्षीय फिर व्याख्या वही कर चीज देते है। हैं। देखिए क्या ना अभिषेक जी, एक पक्षीय बात हो जाती है। अगर हम ताजिया देखते हैं तो वहाँ भी तो ये बात नहीं, सभी पार्टी ने नाम ही लिया, उन्हीं संस्थाओं का नाम ले दिया। शत्रुपा जी ज्यादा से ज्यादा जवाब शत्रुपा जी दे रही हैं। और चुनाव को जो असली मुद्दे, शत्रुपा जी जवाब दे रहे हैं। विकास का मुद्दा है, जवाब बेरोजगारी का मुद्दा है, सवाल भी खुद लेंगे, जवाब भी खुद लेंगे। केके जी सवाल भी खुद, जवाब भी खुद, पूरे एंकर की भूमिका में केके जी। जी, आपने प्रश्न पूछा है तो सवाल सुन लीजिए। पश्चिम बंगाल का आपने जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने नहीं लिया है। वो क्यों नहीं लिया? आप तृणमूल का नाम क्यों नहीं लिया? आप जो राज्य सरकार चलाते हैं तृणमूल का नाम क्यों नहीं लिया? आप पुलिस का नाम क्यों नहीं लिया? ऐसा तो नहीं है कि हम अपना उत्सव नहीं मनाए, हमारे तरफ से कोई भी अशांति होता नहीं है। अगर पुलिस का सदिच्छा रहा, पुलिस अगर चाहते हैं तो वो दोनों तरफ का कंट्रोल कर सकते हैं। और इस मामले में मैं उलझना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट शुरू हो गया है। तो ये आप मत एक तरफ का एलिगेशन आप प्लीज मत लगाइए। आपको मालूम नहीं है पश्चिम बंगाल का जो जनता है वो कैसे, ये सारी चीजें चुनाव आयोग के निगाह में है। और ये आज सीईसी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी दौरान उन्होंने क्लियर भी किया है। एक एक चीज के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्लियर किया गया है। गाइडलाइंस भी दिए गए, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर किया है। गाइडलाइंस भी दिए गए, बिल्कुल गाइडलाइंस है तमाम, और उसी गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होगा। जो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस हैं उसे फॉलो करना होगा। निपुण जी, मैं ये कहूँगा कि शर्मा जी बात बड़ी अच्छी बोली, लेकिन एक पक्ष बोलेंगे तो दिक्कत होगी। सभी के लिए बोलिए और सभी दलों का नाम लीजिए। आप केवल बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सबका नाम लिया, औरों को भी नाम लीजिए। और दूसरा क्या होता है ना कि बंगाल का हमने जिक्र किया, जैसे हमने बंगाल में देखा है कि एक फेस्टिवल आपके दुर्गा पूजा बाद में कर लीजिए, आप दूसरा जो कार्यक्रम है वो आप कर लीजिए, तो ये भी तो एक पक्षीय हो गया ना। अगर आप दोनों धर्मों के, कोई भी धर्म हो, कोई भी हो, सब उत्सव बनाए, सब फेस्टिवल बनाए, और केवल एक पार्टी को आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि 3 संगठन का आपने नाम लिया और तीनों अपने हिंदू याद नहीं है, तो याद नहीं, फिर बोलिए मत, आप कहिए मत, फिर किसी का नाम मत लीजिए, नाम लेकर। प्रधानमंत्री का वैसे रिएक्शन भी आ गया है। प्रधानमंत्री का मैं कह रही हूँ कि एक तरफा नहीं होता है। प्रधानमंत्री का रिएक्शन फारूक अब्दुल्ला। What is the reason? If they say the security is the reason.
ट्वीट भी आ गया, जल्दी से पढ़ दे। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। बीजेपी एनडीए इस चुनावों में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वो कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार उनका परिवार जो कि भारत है उन्हें जरूर जिताएगा। तो प्रधानमंत्री का ट्वीट भी चुनाव आयोग के चुनाव के तारीखों के ऐलान करने के बाद प्रधानमंत्री का ये ट्वीट भी अब सामने आ गया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज दक्षिण के दौरे पर हैं, वहां से उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में अपने काम किए गए ट्रैक पर लोगों से वोट मांगेंगे। क्या विपक्षी पार्टी भ्रष्टाचार के ट्रैक रिकॉर्ड पर वोट मांग पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है आसिफ जी। क्या विपक्षी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार के ट्रैक रिकॉर्ड पर वोट मांग पाएगी? जरूर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार पे वोट मांगेगा। देखा 10 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, लंबे लंबे भाषण दिया करते, हर स्टेट में जाकर नाम लेके भाषण दिया करते थे और कहते थे करप्ट है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। उसने भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर है, कुछ चीफ मिनिस्टर है, कुछ डिप्टी सीएम है। तो आज सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारत जनता पार्टी हो चुकी है। देश की जनता देख रही है। देखिए क्या 24 के चुनाव में किस तरीके से वोट देना है। आपको दिक्कत ये है, आपको दिक्कत ये हो रही है कि वो इधर क्यों चले गए? किस तरीके से मैं कह रहा हूँ, जो लोग काले धन की बात करते थे, स्विच बैंक से लाने की बात करते थे, आज उन्हीं के पास में सबसे बड़ा काला धन अगर किसी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपको तमाम धन का स्रोत भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान की सबसे पैसे वाली पार्टी हो गई है। वो कैसे हो गई? कहाँ से पैसा आता है? कौन से लोग हैं जो आपको पैसा देते हैं? ये बताइए ना। ईडी की इंक्वायरी के बाद में जब वो लोग आपको पैसा देते हैं, वो कौन सा पैसा होता है? काला पैसा होता है, सफेद? ये तो बता दीजिए। इसी इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेके भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने पूरे जोर लगा दिया। उनका जवाब ना दिया जाए, लेकिन उनको जवाब देना पड़ा 15 से पहले। इसलिए बड़ा तर्क हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि जनता के सामने आज भ्रष्टाचार का चेहरा। छोटे से ब्रेक पे जाना पड़ेगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए रुकिए, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए ताबड़तोड़ खबरों के लिए न्यूज़ इंडिया।